जा रही है? आवाज जा रही यस है? सर, आ रही है। यस सर, आ रही सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये दिख रहा है ना? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। पीडीएफ दिख रहा है? यस सर, दिख हाँ हाँ सर। सर, दिख रहा है सर। अच्छा, ठीक है। ठीक। तो अब हम लोग शुरू करें लेबर कॉन्ट्रैक्ट। लेबर कॉन्ट्रैक्ट इससे साफ दिख रहा है कि इसका मतलब ही होगा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ लेबर सप्लाई करना होता है। इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑनर या डिपार्टमेंट जो भी हो और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में फॉर लेबर वर्क ओनली। सिर्फ आपको लेबर सप्लाई वो करेगा और कोई चीज भी सप्लाई वो नहीं करेगा। सारे मटेरियल्स जो है आप जो है कि अरेंज करोगे, आप सब कुछ वो करोगे, पैसा उसका आप दोगे, खरीद के खुद लाओगे, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को जो है कि लेबर को सप्लाई करना, लेबर से काम करवाना है। इसमें दो तीन तरह की बातें होती है। एक तो हो गया कि जैसे कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें लेबर को रखना पड़ता है, कि जैसे आप अगर छत आरसीसी छत ढाल रहे हो या बीम बना रहे हो तो उसमें दो चीजें आती है कि लेबर का भी उपयोग होता है और शटरिंग और सेंटरिंग का भी उपयोग होता है। तो कभी कभी डिपार्टमेंट जो है कि उसको सेंटरिंग एंड शटरिंग प्रोवाइड करेगी, लेकिन कभी कभी प्रोवाइड नहीं करती है। उस स्थिति में उसको दो तरह का स्थिति आ जाती है। इस स्थिति में कि एक तो कि लेबर सिर्फ, और एक लेबर विथ सेंटरिंग एंड शटरिंग, माने कि आपको सेंटरिंग एंड शटरिंग खुद करना है और लेबर भी देना है। उसका क्या कॉस्ट होगा वो बताइए। और एक स्थिति रहेगी कि सिर्फ आपको सारे सामान मैं दूंगा, आपको सेंटरिंग करने में जो लेबर लगेगा, मैसन लगेगा, वो सिर्फ आप दाम बताइए। इसमें दोनों तरह की चीजें होती है लेबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। हाँ, सेंचन ज्वाइन होना चाहती हूँ। अरे ही तो। All materials for construction are arranged and supplied at site of work by department और owner। सारे जो है उसमें मटेरियल्स जो है सो ऑनर या डिपार्टमेंट द्वारा सप्लाई किया जाता है। द लेबर कॉन्ट्रैक्टर इंगेज लेबर एंड गेट्स वर्क डन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। उसको सिर्फ स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करवाना है। The contract is on item rate basis for labor portion only, and contractor is paid for quantities of work done after measurement। कि मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ लेबर बेसिस पर होता है कि आप कितने लेबर दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे वर्क होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि किसी नेता को पहुंचना है, इस रोड की पूरी सफाई करना है, तो उसमें उसको लेबर उतना, कितने लेबर इसमें लगे, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कभी कहीं पर कोई बिल्डिंग है कि आपके पास एग्रीगेट्स हैं, सीमेंट हैं, सब कुछ है, ढलाई कर देनी है। जैसे ऐसे प्राइवेट बिल्डिंग में बहुत सारे होते हैं कि छत की ढलाई कॉन्ट्रैक्ट पर लोग देता है कि आप कैसे स्क्वायर फीट लोगे, बताओ, हमको इतना स्क्वायर फीट जो आएगा मेजरमेंट के बाद जो पैसा होगा देंगे। तो ये जो हुआ ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी को हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसे मेजरमेंट के बाद उसको हम पैसा देते हैं। मटेरियल्स फॉर स्कैफोल्डिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग एंड अदर सिमिलर materials may or may not supply by डिपार्टमेंट या ओनर। कि आपका जो है स्कैफोल्डिंग, सेंटरिंग, शटरिंग के लिए जो है वो डिपार्टमेंट या ओनर के द्वारा प्रोवाइड किया भी जा सकता है, नहीं भी कर सकता है। दोनों स्थिति में उसका कॉन्ट्रैक्ट का रेट अलग अलग हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर यूजेस हिज own tools for working but plants and machine। कॉन्ट्रैक्टर जो है कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो वो कुछ तो टूल प्लांट्स यूज कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कुछ वैसे वैसे बड़ी मशीन्स की जरूरत होगी तो वो हमेशा जो है कि डिपार्टमेंट या ऑनर को प्रोवाइड करना होगा। वो चूंकि ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, उनके पास कुछ
टूल्स प्लांट रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन बड़े बड़े प्लांट या मशीनरी जो है वो भी हमेशा ओनर या डिपार्टमेंट को ही देना होगा। इसके बाद आता है डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। डिमोलिशन का मतलब ही हुआ कि आपको उसको ध्वस्त करना है ना। तो किसी भी बिल्डिंग या और भी कोई प्रोजेक्ट को जो तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट। उसमें बहुत सारे कंडीशन दे दिए रहते हैं कि अगर जो चीज इसमें जो कीमती चीज होगा वो आपको छोड़ देना है, बाकी चीज आपको आप ले जा सकते हैं, यहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। इस तरह की बातें रहती है कि जो वैल्यूएबल एलिमेंट्स रहते हैं उसको छोड़ के बाकी आप ले जा सकते हैं। आप चाहे तो उसको रीसेल कीजिए या उसको डिस्ट्रॉय कीजिए। तो उस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमारे यहाँ जो तुम लोग देखा होगा कि हॉस्टल जो हम लोग का टूटा वो क्या था, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट था। तो उसमें पैसे उसको सिर्फ तोड़ने के दिए जाते हैं, कि तोड़ने का और वहां से हटाने के लिए। तो उसमें आधार ये भी बनाया जाता है कि तोड़ना और हटाना तो इसके साथ है ही, लेकिन इसमें कुछ जो है इसके मटेरियल्स जो है वो निकलेंगे, वो भी इसके लाभ में होगा, कॉन्ट्रैक्टर के लाभ में होगा। तो उसमें उस पर भी कुछ विचार किया जाता है, इसलिए उसका जो है कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है। तो अब जैसे है कि हॉस्टल आपका टूटा तो उसमें बहुत सारे ईंट जो है कि आपके निकल गए, और वो ईंट जो है सो कॉन्ट्रैक्टर के काम में आ गया। तो ये स्थितियां होती है कि आप जो भी डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे तो उसमें सारे कंडीशन आपको पहले लिखवाने होंगे कि ये जो बिल्डिंग्स है या चाहे कोई स्ट्रक्चर है, इनमें से ये जो वैल्यूएबल चीज है इसको आपको छोड़ करके, जैसे अगर कोई मशीन उसमें लगा हुआ है तो मशीन को निकालेगा तो वो मशीन उसको ओनर को दे देना होगा। ये सारे कंडीशन लिखे रहेंगे, और नहीं तो फिर अगर ऐसा कंडीशन अगर नहीं लिखा जाता है तो उस पर जो है कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है कि नहीं, आपने तो पूरा डिमोलिशन के लिए हमको दिया था, तो ये सारे चीज मेरे हो गए। तो उसमें भी कंडीशनल लिखना होता है। तो हर, चाहे तोड़ने की चीज हो या बनाने की चीज हो, हर स्थिति में टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। Demolition contract is a contract agreement between department and contractor to tear down of building and other man-made structure with carefully preserving valuable elements for reuse purpose. इसी को हम लोग कहते हैं demolition contract। इसके बाद आपका है fee contract। A fee contract is a contract that provides for payment of contractor with negotiated fee for execution of work or supply range of materials. It does not depends upon cost of material work. इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो था कि क्या था, इसके पहले हम लोग पढ़ा था कि आपको परसेंटेज फी या फिक्स्ड फी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें क्या था, उसमें मटेरियल्स का भी दाम ऑनर को, कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ता था, वो भी उसको परचेज करके लाना था। लेकिन ये स्थिति जो होती है, फी कॉन्ट्रैक्ट की जो स्थिति होती है, इसमें होता है कि उसको कोई मटेरियल के दाम से मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को, वो सिर्फ उस काम को करेगा। जैसे मान लीजिए कोची को सप्लाई करना है, तो आप रह रहे हो बॉम्बे में, अब बॉम्बे से तुमको मान लो कि अपना घर ही खाली करना है, तो तुम किसी ट्रांसपोर्टेशन वाले से कांटेक्ट करते हो कि भाई हमको इतना सामान यहां से ले जाना, वहां पहुंचाना है, इसका आप क्या लोगे? वो टर्म एंड कंडीशन कि हमको एश्योर्ड होना चाहिए कि सामान पहुंच जाए। उसके लिए नियम बना हुआ है कि इंश्योरेंस भी किया जाता है सामान का, कि अगर आपका सामान रास्ते में अगर किसी तरह एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योर्ड होता है। तो उस टर्म एंड कंडीशन के अनुसार उसको आप फी देते हो कि हम 10,000 या 20,000 50,000 दोगे, ये सामान हमको यहाँ से यहाँ पहुंचा दो। चाहे आप कहीं परचेज कर रहे हैं सामान, तो उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको मंगाना है कि हमको इतना सामान यहाँ पहुंचाना है। ये सब हो गया फी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मटेरियल के कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है।
सर तो फी हाँ कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ मैनेजमेंट का काम करेगा, यानी कि ऑर्डर देगा हाँ कि हाँ सही से वो चेक आप करेगा कि कौन नहीं, क्या मैनेजमेंट लगा का रहा काम है। नहीं करेगा। वो आपको जैसे हो गया कि आपने उसको फी दिया, तो फी देने का मतलब हो गया कि आपको सप्लाई देगा, है ना। कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कहीं फैक्ट्री है, कहीं आप कुछ प्रोडक्शन आप कर रहे हो, सपोज करो कि दिल्ली में आपका प्रोडक्शन हो रहा है और गया में वो वर्क आपको करना है, तो वो आपको वहां से यहाँ पहुंचाने का जो उसका फी होगा, वो सिर्फ उसका होगा। उस मटेरियल से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो उसको आपको यहाँ सहूलियत के अनुसार पहुंचा देगा, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट कर दे चाहे जो भी कर दे। और या तो कि जैसे आपका मैनेजमेंट तो आपको करना है, वो तो सिर्फ एक तरह का, जैसे इस तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उस तरह से वो भी फी कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा कि आपके जो काम को है कि वो करवाएगा, लेकिन आपको मैनेजमेंट खुद करके सिर्फ, जैसे उसको लेबर, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट में था कि लेबर के पैसा आप उसको दे रहे हो, उसी तरह से इसमें पहुंचाने का, ले जाने का, कुड़वाने का उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, एक तरह समझिए कि जिस तरह से लेबर कॉन्ट्रैक्ट में था उसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो वो करवाएगा, तो लेबर का उसमें था क्या कि आपको पैसा देते थे, इसमें क्या है कि उसको सिर्फ आपको पैसा देना है, आपके अनुसार, मैनेजमेंट के अनुसार वो एक तरह से काम करेगा। जैसे कि एक सुपरवाइजर को जैसे तुम कैसे रखते हो कि उसको फी देते हो, उससे काम करवाते हो, जो जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो करते हो, उसी तरह कोई मटेरियल अगर आप मंगवा रहे हैं कहीं से, उसको एक आप फी देते हैं कि हमको यहां से यहां पहुंचाना है, चाहे अरेंज करना है। माने कहो कि एक तरह का वो ऑर्डरली कहो, है ना, कि आपके लिए सामान को अरेंज करेगा, चाहे सामान आपको सप्लाई करेगा, एक बीच का वो आदमी हो गया जो आपको दूसरे साइड से इस साइड पर, चाहे आपका भी जो साइड है उस पर भी अगर कुछ अरेंज करवाना है, तो उसके लिए वो काम करेगा, उसका वो अलग से फी लेगा। अगर आप ही का लेबर है, आप अगर चाहते हो कि ठीक है मेरे यहाँ बहुत सारे लेबर है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर बुलाए कि आपको इन लोग को अरेंज कर करके सारा काम इन लोग से करवाना है, आप करवाइए। अब हम उसको, जिससे सपोज करो कि एयरपोर्ट का रनवे का पेंटिंग होना है, तो आप उसको दे दिए, पेंट दे दिए, आप उसको अपना लेबर भी दे दिए, जो आपके यहाँ लेबर एम्प्लॉय है, आप उसको एज पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार बता दिए कि आपको ये काम ऐसे से करवाना है। अब वो काम खड़ा होके आपको करवाएगा, उसका वो फी लेगा, तो वो फी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप तत्काल किसी खास वर्ग के लिए उसको एम्प्लॉय कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्टर को, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। समझ पाए कि नहीं समझे? हाँ समझ गए सर, समझ गए। समझ गया ना। और ये टारगेट कॉन्ट्रैक्ट तो बता चुके थे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ सर, कल बताएं। अब एक होता है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ऐसे ही समझ रहे होगे कि नेगोशिएशन करना, मैंने समझौता करना। तो हमने बताया था पहले भी कि बहुत सी चीजें होती है जो ऑनर या गवर्नमेंट के पास या डिपार्टमेंट जो भी हो उसके पास जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारे चीज लिखे हुए रहते हैं, उसके अनुसार ही कॉन्ट्रैक्टर चल पाता है। उसका हाथ इतना बांधा हुआ रहता है कि बहुत ज्यादा उत्पात नहीं कर सकता है। तो उसी में एक आता है नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट is a contract that governs the requirement of department to select contractor using a process other than use of competitive bids। जो मैंने बताया था कि ऐसा स्थिति भी हो सकती है कि किसी का लोएस्ट भी हो तो उसको आप न दे के दूसरे को दे सकते हैं। मैंने कल साथ बताया था इस बात को। हाँ बताए थे सर, बताए। हाँ, तो वही इसी में नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, चारों ने आपका सबमिट किया टेंडर को। अब सबमिट करने के बाद हो सकता है कि हो क्या सकता है, किसी एक का एक मिनिमम रेट आ गया
अब वो कॉन्ट्रैक्टर अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि दैट इज नॉट अ स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज नॉट मैच्योर्ड कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर ठीक नहीं है, उससे काम नहीं हो पाएगा। रेट तो उसने कम डाल के, बार बार ये कर रहा है, मना कर दे, उसका है ऋतिक राज। में क्या होती है कि मान लीजिए आपके पास 4 कॉन्ट्रैक्टर है, कोई वर्क के लिए आपने टेंडर दिया, किसी एक का लोएस्ट हो गया और डिपार्टमेंट समझ रही है कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेटर नहीं है, इससे अच्छा काम हम नहीं ले सकते हैं, और काम उस तरह का है कि उसमें हमको अस्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। उस स्थिति में जो है कि डिपार्टमेंट अपनी पावर रखती है कि नेगोशिएट करवाने के लिए। तो क्या करना होगा कि जो अस्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम मौका देते हैं कि जिसने मिनिमम बिड डाला है, जो मिनिमम रेट डाला है, आप उस रेट पर काम कीजिए। मैं काम आप ही को देना चाह रहा हूं, लेकिन आपको उस रेट पर काम करना होगा। तो उसमें दोनों में समझौता होता है कि नहीं सर, मैं उस रेट पर काम नहीं कर सकता हूं, आपको कम से कम इतना अधिक और देना होगा, तभी मैं काम कर पाऊंगा। उस रेट पर काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह का एक नेगोशिएशन चलता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि लोएस्ट कोई हो गया है लेकिन मैं उसको नहीं चाहता हूं कि काम दूं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर बेटर नहीं है, तो मैं उससे बेटर कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके उससे नेगोशिएट करूंगा कि जो लोएस्ट कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने लोएस्ट रेट डाला था, आप उसके रेट पर अगर काम कीजिएगा तो मैं आपको दूंगा। ये खास किसी स्पेसिफिक काम के लिए ऐसा होता है, जनरल काम के लिए नहीं होता है, एक स्पेसिफिक काम के लिए कि जहां की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तब उस स्थिति में नेगोशिएशन कर करके उसको एक दर निर्धारित किया जाता है कि चल दर पे काम कीजिए। तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्टर किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर यहां पर देखो, ए पर्सन हु इंटर्स इनटू ए एग्रीमेंट विथ अनदर पर्सन, ए पर्सन who enters into a agreement with another person या डिपार्टमेंट, for the execution of work or supply under certain terms and condition is called contractor। कि एक व्यक्ति जो एग्रीमेंट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के या डिपार्टमेंट के साथ किसी काम को करने के लिए या सप्लाई करने के लिए खास टर्म एंड कंडीशन के साथ, तो उस व्यक्ति को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। समझ गए कि कॉन्ट्रैक्टर किसको कहते हैं? यस सर। एक व्यक्ति, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। कि एक व्यक्ति जो सहमति प्रदान करता है किसी दूसरे व्यक्ति या डिपार्टमेंट से या एजेंसी से किसी काम को करने के लिए और किसी खास टर्म एंड कंडीशन के साथ, तो उस व्यक्ति को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है सर, सिंडिकेट के केस में तो एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं रह पाएगा। नहीं, सिंडिकेट में क्या होता है ना, देखो 2 तरह का फर्म होता है, एक प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसी को हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। तो उसमें दिया हुआ रहता है कि उसमें बनाए हुए रहते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो होता है ना, तो उसमें सबका डिजाइनेशन दिया हुआ रहता है कि अगर 4 आदमी मिलकर बना रहे हैं तो उसमें से एक को बनाया जाता है कि प्रेसिडेंट है, एक सेक्रेटरी है, एक कैशियर है, इस तरह का बाकी मेंबर करके तो वो सिंडिकेट बनाया जाता है। तो उसमें जो मेन जिसका ऑथराइजेशन रहता है, साइन जिसके टेंडर फॉर्म पे चाहे सब लिखा हुआ रहता है उसमें, ये ऑथोराइज्ड हैं, ये रहेंगे, तो वही जा सकता है। अगर वो चाहेगा तो उसमें से दूसरे को भी ऑथराइजेशन दे सकता है, चाहे तो 2 आदमी का भी ऑथराइजेशन दिया हुआ रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी का भी हो सकता है, 2 आदमी का हो सकता है, बशर्ते उनका जो पार्टनरशिप डीड बना हुआ है वो कैसा है।
तो टेंडर डालते समय हमेशा हम लोग पार्टनरशिप डीड की भी एक कॉपी भी देते हैं, जिससे कि डिपार्टमेंट समझे कि हाँ इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो कौन है, इनकी कौन साइन ऑथोरिटी है, किनका शेयर ज्यादा है, किनका। चूंकि कभी भी गवर्नमेंट के पास अगर कोई चीज लेता है पार्टनरशिप वाला, तो स्वाभाविक है ना कि उसके पास मैटर जा सकता है कि हम भी इसमें है, इसमें, तो उसकी एक कॉपी हमेशा वो लेती है डिपार्टमेंट कि किससे हमको डील करना है, इस सिंडिकेट के कौन से मेंबर से हमको डील करना है, सभी से करना है, किसी खास एक व्यक्ति से करना है ना। तो ये चीज हमको देखना पड़ता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कैसा पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, समझे उसको, सिंडिकेट को। हाँ समझ गए सर। क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो बिहार में है एक्चुअल में 4 तरह का बांटा हुआ है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 तरह का बांटा हुआ है। और ऐसे जो हमारा ग्लोबल टेंडर होता है, चाहे इंटरनेशनल टेंडर होते हैं, वो सब क्लास A1 कहलाते हैं। ए से भी, क्लास ए से भी ऊपर रहते हैं। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ले सकते हैं, तो वो सब क्लास A1 रहते हैं। उसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया है। तो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर और क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर, क्लास सी कॉन्ट्रैक्टर, क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर। Class A contractor is a contractor which keeps license to do unlimited cost work. उसका कोई लिमिटेशन नहीं कितनों का काम कर सकता है। And is authorized to construct or demolish to any structure in country. और उसको जो है कोई भी काम करने के लिए उसको दिया जा सकता है, चाहे कोई भी वर्क को डिमोलिश करने के लिए उसको दिया जा सकता है पूरे देश में। He engage एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पर्सन्स। वो जो है कि दोनों तरह के आदमी भी उसके पास रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स भी रहते हैं और टेक्निकल पर्सन्स भी उनको रखना पड़ता है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कहते हैं क्लास ए कॉन्ट्रैक्ट, जो अनलिमिटेड काम कर सकता है। क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर, क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर इज ए कॉन्ट्रैक्टर विच कीप लाइसेंस टू डू वर्क ऑफ costing more than 75 lakhs and up to 3 crore 50 lakhs। ये 75 लाख से और 3 करोड़ 50 लाख तक का काम ये कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल कॉन्ट्रैक्टर। इसको एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है कि जिस तरह का काम मोस्टली जो है रहते हैं, तो इसको एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है, जो हमारा क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर होता है। बहुत लोग ज्यादातर रजिस्ट्रेशन इसी में करवाते हैं। एंड इट ऑल्सो एंगेज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पर्सन्स। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पर्सन रखता है। क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर वर्क ऑल ओवर स्टेट। ये क्या होता है कि हर स्टेट के लिए उसको रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़ेगा। अगर बिहार का कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो बिहार के PWD विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर वो झारखंड में काम करना चाहता है तो झारखंड भी जाके काम करवा सकता है। तो क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं स्टेट वाइज जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और इस तरह से पूरे देश में वो भी कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर वो आप रजिस्टर नहीं है कहीं और आपने टेंडर वहां डाल, और कहा जाता है कि आपको टेंडर अलाउ किया जाता है, भारत के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अलाउ किया जाता है, लेकिन अगर वहां उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अगर वो लोएस्ट होता है तो फिर उसको वहां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनलिस्टेड होना पड़ेगा। ऐसी भी परिस्थितियां आती है। और कभी कभी विभाग में भी आती है कि जैसे आप बिल्डिंग डिवीजन के कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको पुलिस निर्माण निगम में आपको टेंडर डालना है, तो बहुत से डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाती है क्लास सी या क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर से। तो उस स्थिति में वो टेंडर करते समय लिखती है कि किसी भी डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको टेंडर मिलता है तो फिर हमारे डिपार्टमेंट में भी उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्लास बी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क ऑल ओवर स्टेट। ठीक है, अब इसके बाद क्लास सी कॉन्ट्रैक्टर।
Class C contractor is a contractor which keep license to do work of costing more than 25 lakhs and up to 75 lakhs. ये 25 लाख से 75 लाख के बीच में काम करने वाले होते हैं. जनरली दिस क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट स्मॉल स्ट्रक्चर. स्वाभाविक है कि ये स्मॉल स्ट्रक्चर, क्योंकि 25 लाख से 75 लाख का काम हो, बहुत ही छोटे छोटे काम में गिने जाते हैं. उसी तरह ये भी क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर. क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर इज ए कॉन्ट्रैक्टर विच कीप लाइसेंस टू डू वर्क अप टू 25 lakhs and he works very small structure and supply works in city. ये जनरली जो होते हैं कि क्लास डी कॉन्ट्रैक्टर का जो रजिस्ट्रेशन होता है हर सिटी में अलग अलग होता है. क्योंकि काफी छोटा सा वर्क का काम है, जिसको कैपेसिटी 25 लाख तक का ही करने का है, तो वो दूसरे शहर में काम नहीं कर पाएगा. तो ये सिटी वाइज पर ही इसका रजिस्ट्रेशन भी होता है एक सिटी इंजीनियर यहाँ. और उसमें आप लोग अगर जूनियर इंजीनियर हो तो इसमें जो है कि जूनियर इंजीनियर को 10% वर्क में भी अधिकार होता है, रिजर्वेशन होता है. भले ही उसका कोई इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे, लेकिन 10% इंजीनियर के लिए भी रिजर्व होता है कि कोई भी अगर 10 काम निकल रहा है तो उसमें से एक काम इंजीनियर के लिए होना चाहिए, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के लिए होना चाहिए. तो उसका भी भले ही रिलेट नहीं करता, लेकिन रूल है. मतलब डिप्लोमा होल्डर सर क्लास डी में मतलब हाँ कर सकता है. 25 लाख तक का काम आप अपने यहाँ स्वीटी मेयर के यहाँ जाकर के गया में, अगर गया में है तो पटना में है तो पटना में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. सर ये जो रेंज बताया कि इतना से इतना में काम कर सकता है, वो तो स्टेट वाइज वेरी भी करता होगा सर, या टाइम टू टाइम भी? नहीं, पूरे देश में जो आपका है, हाँ स्टेट वाइज वेरी, टाइम टू टाइम, हाँ बहुत सा रूल्स कानून जो है जो स्टेट वाइज वेरी करेगा, लेकिन ये हमारे बिहार के लिए है ऐसा. अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कुछ अलग होगा, यूपी गवर्नमेंट का अलग होगा, झारखंड गवर्नमेंट का अलग हो सकता है. ये हमारे बिहार का रूल है कि जब 3.5 करोड़ का काम यहाँ अब जिसका अनलिमिटेड है उसमें तो कोई वेरी का बात ही नहीं है, अनलिमिटेड हो गया. लेकिन जिसका 3.5 करोड़ जो है 75 लाख से लेकर 3.5 करोड़ है, हो सकता है कि दूसरा स्टेट जो है कि 50 लाख से लेकर के 4 करोड़ रखे, है ना, तो वो वेरी करेगा. ये हमारे बिहार का रूल है, बिहार गवर्नमेंट की ये बात है. समझे? क्लियर है. हाँ. रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 2 तरह के होते हैं, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप. इट इज एसेंशियल टू टेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी वर्क. किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत जरूरी है किसी काम को करने के लिए. Registration of contractor can be enlisted in city, state and country. For registration of contractor, different documents can be needed. तो आपको मैं बता दूं कि पार्टनरशिप जब आप करेंगे, प्रोप्राइटरशिप करेंगे तब वो एक सिंगल व्यक्ति का होता है, उसमें मेसर्स वगैरह कुछ नहीं लगा रहेगा, सिर्फ नाम से होता है. ये अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लिए, क्योंकि उसमें सिंगल व्यक्ति का होता है, उसको प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. पार्टनरशिप जो होता है उसमें सबसे पहले आपको रूल 1860 या क्या है कुछ है उसका, उसके अनुसार आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनाना होगा. एक फर्म बना करके तो डीड बनाइएगा कि जो जो उसमें पार्टनर्स रहेंगे तो उसमें सारे कुछ लिखा जाते हैं. इस पार्टनर का इतना शेयर, इस पार्टनर का इतना शेयर, इसका इतना, इसका शेयर, कौन इसका करता धरता रहेगा, इसके एब्सेंट में कौन करेगा, किसके साइन से पैसा चेक कटेगा, सारे उसमें चीज लिखे हुए रहते हैं. वो कोर्ट से एफिडेविट करवा करके लोग फिर पटना से उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसको पार्टनरशिप डीड बनाते हैं. तब वो डीड बनाने के बाद तब वो जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें उनकी कॉपी वो लगी होती है. प्रोप्राइटरशिप में ये एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेगा. उसके अलावा इतनी चीजें देनी होगी. एनुअल इनकम एनुअल इनकम टर्नओवर, कि आपका एनुअल इनकम का टर्नओवर क्या है, कितने करोड़ का आप काम कर रहे हैं. इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स जमा करते हैं या नहीं करते हैं. सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है कि नहीं करवाया है.
पैन परमानेंट अकाउंट नंबर आपके पास है कि नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए, लेबर लाइसेंस 20 लेबर का 30 लेबर का एक आपको लेबर लाइसेंस ऑफिशियल लेबर लाइसेंस बनता है, जिसमें आपको बताना होता है कि मैं 20 लेबर का लाइसेंस बनवाना चाहता हूं। उस 20 का सिग्नेचर बनाना होगा कि आपको जरूरत, क्योंकि पहले डिजिटल सिग्नेचर नहीं था, अब डिजिटल सिग्नेचर ही बना के देना पड़ता है, ये भी बना के देना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एसडीएम और डीएम, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको एसडीएम या डीएम से बनवा के देना होगा कि इनका चरित्र अच्छा है। तो ये सारे चीज जब आप देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर गया में जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट में करवाना है तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे करवाइए, और नहीं तो स्टेट लेवल पर करवाना है तो पटना जो है उसका जो ऑफिस होता है, मंत्रालय उसका जो होता है, वहां करवाइए। क्लास ए क्लास बी। सर ये हाँ, बैंक कैपेसिटी बताइए तो सर फिर से। बैंक कैपेसिटी होता है कि जैसे आपका खाता किसी बैंक में है तो वहां के मैनेजर से आपको लिखवाना पड़ता है कि जैसे आपके खाता में पैसा रहता है कि नहीं, तो वो सारा चीज डॉक्यूमेंट देके कि आपके यहाँ हाँ इनका पैसा 10 लाख 15 लाख हमेशा अकाउंट्स में रहता है। 5 दिन के लिए अगर गायब भी हुआ तो फिर 10 दिन के बाद फिर हमारे यहाँ पैसा आ जाता है, तो बैंक कैपेसिटी कहलाता है। समझे कि हाँ, ठीक। वो मैनेजर देता है कि हाँ इनका वो लेन देन काफी मेरे के यहाँ अच्छा है, उसी को हम लोग बैंक कैपेसिटी कहते हैं। क्लास ए क्लास बी क्लास सी रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज कंडक्टेड ऑन स्टेट। क्लास ए क्लास बी और क्लास सी का जो है स्टेट लेवल पे होता है, और क्लास डी रजिस्ट्रेशन इज कंडक्टेड इन डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर। जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होते हैं वो उसको करते हैं। इसके बाद बीओटी प्रोजेक्ट है ना। बीओटी प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप, इसका फॉर्म ही होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट। बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट। इससे साफ दिख रहा है कि आप पहले बनाएं, फिर उसको ऑपरेट करें, फिर उसको ट्रांसफर कर दें। इसमें होता क्या है, बहुत सारे चीज अभी आप देखेंगे कि जो बने हुए हैं बीओटी प्रोजेक्ट बने हुए हैं। इन दिस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट परमिट्स एनी एजेंसी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेट और ऑपरेट ऑफ एनी प्रोजेक्ट विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है तो वो किसी एजेंसी को, चाहे देसी या विदेशी, फॉरेन एजेंसी चाहे तो आपका कंट्री का एजेंसी, उस स्थिति में उसको इनवाइट करती है कि हमको ये प्रोजेक्ट बनवाना है, ये आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। जैसे नहीं तुम लोग सुनते होंगे कि हाँ इन्वेस्ट करने के लिए लोग, सरकार जो है बोल रही है एनआरआई लोगों को कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, बिहार में इन्वेस्ट करें, झारखंड में इन्वेस्ट करें। तो वही चीज में होता है कि वो अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्ट करने के बाद तो स्वाभाविक है कि, लेकिन सब में टर्म एंड कंडीशन रहेगा। ये हमेशा मान के चलना कि कोई भी चीज में टर्म एंड कंडीशन हमेशा रहेगा, और उसी के आधार पर नहीं तो सरकार नहीं चला पाएगी उसे। तो अब जैसे कोई देखता होगा कि पुल जब हम लोग क्रॉस करते हैं, चाहे रोड कहीं बनता है, तो हम लोग को टोल टैक्स देना पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि वही चीज होता है, वो बीओटी प्रोजेक्ट जो होता है उसमें टोल टैक्स हमको देना पड़ता है। कि अगर कोई पुल बना दिया गया, वो बीओटी प्रोजेक्ट है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। अब जब उसने पुल बना दिया तो कोई भी अगर पूंजीपति उसमें 50 करोड़ लगा दिया है, तो जब 50 करोड़ उसको लगाया है तो उसको तो प्रॉफिट के साथ वो पैसा लेना होगा। कोई भी आदमी जब 50 करोड़ लगा रहा है तो उसको उसके साथ पैसा लेना होगा। तब वो क्या करता है कि
उस पर पुल पर टैक्स लगाएगा। तो वही होता है कि सरकार के साथ बातचीत करने के बाद इसको सब कुछ जो नियम के तहत कि आपको एक लिमिटेड पीरियड तक कितना टैक्स लगाएंगे कि आपको इतना दिन के अंदर में वसूल हो जाएगा वो पैसा। और उसी बिल्ड माने हुआ कि उसने बनाया और ऑपरेट और एडमिनिस्ट्रेट जो हुआ वो हुआ कि उस समय वो उसको ऑपरेट कर रहा है कि उसको पूरे पुल को मेंटेन भी करके रखना है 10 साल 15 साल 5 साल जो भी है, और उससे जो है यूजर्स जो उसके यूजर्स हैं उससे पैसा भी लेना है। और तब जब पैसा लेकर के जब उसका प्रॉफिट के साथ उसकी जो है इन्वेस्टमेंट जब निकल जाएगी तब उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में जो है कि गवर्नमेंट को पैसा भी नहीं लगा और लोगों से यूजर्स उसके पैसा दिए और एक एसेट हमारे कंट्री में तैयार हो गया डिफरेंट कंट्री का जो टेक्निक है उसके अनुसार। तो इस तरह से जो है कि जो प्रोजेक्ट बना करके बहुत सी गवर्नमेंट जो है सो बहुत सी अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और इसीलिए लोग कहता है कि आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए। उससे होता है कि उन लोग भी पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट को भी लोड नहीं आया, नई टेक्निक आ गई यहाँ, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। इसमें क्या हो जाता है कि आप पहले तो कि आप फॉरेन कैपिटल को यहाँ जो है इंजेक्ट करवा लिए, आपको जो है एक बर्डन नहीं रहा उसको डेवलपमेंट करने का, ऑलरेडी जो है डेवलपमेंट करके वो चीज आपको मिल गया, है ना। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऑब्टेन कर लिए। लेकिन जब बीओटी प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत सारे उसमें कंडीशन दिए हुए रहते हैं कि आपको जो है ये ऐसा नहीं हो कि कोई फॉरेन का कॉन्ट्रैक्टर बनाने मेरे यहाँ कोई प्रोजेक्ट आए और मेरे जियोग्राफिकल जो स्टेटस है उस पर वो नजर रखे। तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती है उसमें, उससे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कि आप बस यहीं तक सीमित हैं, ये नहीं कि आप हमारा जियोग्राफिकल ये देखिए आपको यहाँ से इस दायरा से बाहर नहीं जाना है, लोकल लेबर को हमारे यहाँ का जो लोकल लेबर है उसको यूज करना है, बहुत सी चीजें जो हमारे यहाँ बन रही है उस मटेरियल को यूज करना है, वो सारी चीजें लिखी रहती है, समझे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोग बीओटी प्रोजेक्ट कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। मैक्सिमम रोड कंस्ट्रक्शन ये सब तो लगता है इसी से हो रहा है सर। हाँ, और रेलवे जो बन रहा है सर ये रेलवे का हो रहा है। हाँ, वही कह रहे हैं कि ये सब बीओटी प्रोजेक्ट है। उसमें वही है कि महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप सरकार बना के दी होती है अगर, है ना, तो आज आप जा रहे हैं तो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो 200 रुपये आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, इसमें पॉकेट से आपका जा रहा है। अब यहाँ से आपका सपोज कीजिए कि रांची जाने में आपको अगर 20 लीटर पेट्रोल लग रहा है तो सिर्फ पेट्रोल ही का पहले लगता, अब तो है कि आपको 20 लीटर पेट्रोल तो लगेगा ही और साथ में 200 या 400 रुपया टोल टैक्स में देना होगा। एक न एक रूप से आपको पब्लिक पर वो बर्डन हो गया, समझे ना। नहीं तो अगर ऐसी बातें रहती तो सब तो बाहर के आदमी से लोग करवा लेते। तो यही सरकार को देखनी पड़ती कि ऐसा नहीं हो कि हमारे यहाँ के पब्लिक को बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाए। और बाहर की कम तो कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा पैसा तो उस पैसा कमाएगा ही ना, तो स्वाभाविक है कि आपसे पैसा वो खींचेगा, जितना पैसा लगेगा उसको बनाने में उससे ज्यादा पैसा वो लेगा, यहाँ से लेके जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ के पैसा आपने बाहर भेज दिया। तो आप हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी टेक्निक की चीजें हैं जो हमारे इंडिया में नहीं है, तो बाहर का प्रोजेक्ट हमको बेटर से बेटर चीज दे सकता है, तो वहां हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बीईटी में यही है ना कि गवर्नमेंट ग्रांट्स इन्वेस्टमेंट टू एनी एजेंसी फॉर सर्टेन पब्लिक वर्क, एजेंसी reclaim investment and makes profit through charging from users within a period of time। उस पर यूजर्स पर उसको चार्ज करके पैसा वसूलता है। At the expiration of limit period, the infrastructure shall be transferred to the government without any expenses। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? समझ गए सर। सर तो इसमें जो कंपनी है सर वो तो मतलब कि सरकार से कितना टैक्स लेना है वो उसके बारे में तो बात करेगी सर, अपना मनमाना तो नहीं करेगा सर उसमें? नहीं, अपना मनमाना कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं अपना मनमाना कर सकता है सरकार से, बल्कि ये कहो कि सरकार ही मनमाना करती है।
इस परिस्थिति में बड़े बड़े जो सरकार जैसे लोग कहता होगा ना कि नेता लोग इतना पैसा कैसे कमा लेता है ना, ये सोचने की बात है कि एमपी अगर कोई बन गया, चाहे मुख्यमंत्री बन गया या मुख्यमंत्री बन गया, तो इतना पैसा कैसे कमा लेता है, चाहे विधायक ही बन गया तो इतना पैसा कैसे कमा लेता है। जितने बड़े बड़े टेंडर होते हैं जो लोकल स्तर पे नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में जो है कि जो अप्रूवल वगैरह दिया जाता है उन लोगों को वर्क के लिए, तो उसी समय बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर पैसा दे दे कि अगर आपको 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर आपको 1% भी दे देगा तो कितना पैसा हो गया, बताओ कोई। 50 करोड़ बोले सर, तो 50 लाख। हाँ, 1% तो 50 लाख हो गया। हाँ 50 लाख है ना, आधा % दे देगा तो 25 लाख रुपया उसको हो गया। हाँ सर। अब इस तरह का तो वही चीज है कि नेता लोग जो है, मंत्रालय जिसका होता है, मंत्री होते हैं, इस समय काफी पैसा कमाते हैं, और ग्लोबल टेंडर हो गया उसमें तो और कमाते हैं। पब्लिक को तो बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है ना, उसको तो लगता है चलो काम या, लेकिन ये सारी चीजें होती है। चलें आगे बढ़े। हाँ कुछ बढ़िया पूछना सर। इसमें? नहीं सर, नहीं पूछना। हेलो सर, हाँ, बोलो। टैक्स का निर्धारण तो सर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा होगा ना, जो प्राइवेट कंपनी है वही कर रहा होगा ना, गवर्नमेंट थोड़ी करता है सर। क्या चीज का निर्धारण? जैसे कि इसमें टैक्स लगता है ना, टोल टैक्स, ये तो सर प्राइवेट हाँ, ही कर रहा होगा ना, जो प्राइवेट कंपनी बताए है। नहीं उसको, देखो बताते हैं। टैक्स का जो निर्धारण होता है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने मन से सिर्फ नहीं कर सकता है, उसको गवर्नमेंट को से मिलना ही पड़ेगा। जैसे उसको एक लिमिट टाइम दिया जाता है कि कोई भी स्ट्रक्चर का तो एक लाइफ टाइम होता है ना। तो अगर हमको मान लीजिए कि किसी भी बीओटी प्रोजेक्ट में 10 करोड़ इन्वेस्ट हो गया है, किसी इन्वेस्टर का 10 करोड़ इन्वेस्ट हो गया है, अब उस पर देखा जाता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है ना, पूरा उसका सर्वे होता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है। अगर हमको 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ में अगर हमको कुछ प्रॉफिट जो होगा, है ना, 10%, 15%, 20% जो भी प्रॉफिट लेना है, तो सपोज कीजिए कि हमको 11 करोड़ वसूलना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बना के देगा ये एजेंसी। ये सारा निर्धारण जो सर्वे जो होगा, तो उसमें हमारे एनएच के इंजीनियर भी रहेंगे और उस कंपनी के भी इंजीनियर रहेंगे, सब कुछ सर्वे होगा, दोनों का साइन रहता है, सब कुछ होता है। और उसके बाद होता है कि नहीं, अगर हम इतना टैक्स रखते हैं तो हमारा 5 साल में जो है ये पैसा जो है सो आ जाएगा, समझे ना, ये हम रिक्लेम कर लेंगे। अगर हम इतना टैक्स रखते हैं तो हमको 10 साल लगेगा, है ना। तो ये जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके एक निर्धारण करते हैं, इसमें दोनों का निर्धारण होना जरूरी है। ये गवर्नमेंट चाहिए कि हम पे, हमारे पब्लिक पे लोड ज्यादा नहीं बढ़े, है ना, लेकिन कंपनी तो चाहिए कि हम जितना जल्दी टैक्स वसूल के वापस हो जाए, स्वाभाविक है ना। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जितना ज्यादा लोड हम क्यों दें। इसमें दोनों का योगदान होता है, क्या समझे? यस सर, समझ गया सर। डिफिनीशन ऑफ सर। टेंडर। हाँ बोलो सर, जैसे प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो गया, मतलब कंपनी गवर्नमेंट को दे दिया, उसके बाद भी टोल टैक्स लगेगा? जी नहीं, फिर कोई टैक्स नहीं। फिर मेंटेनेंस के लिए अगर टैक्स लगा दो गवर्नमेंट, चाहे उसको खींचे लंबा, बहुत कहे ना कि बहुत सारे घपला होते रहते हैं इस चीज के, मान के चलो बहुत चीजें ऐसी होते रहती है कि ऊपर के लोग जो है उसको तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर के लोग करते रहते हैं, कुछ नाजायज लोग करते रहते हैं कि कुछ दिन तक उसको एक्सटेंड कर लिए। अब जैसे मान लो कि गांधी सेतु पर एक दिन में अगर 50,000 रुपया का बचत होता है ना, अब 50 रुपया डेली आ रहा है वहां, तो अगर 10 दिन हुआ तो इसका अंदर 5 लाख रुपया हो गया, ट्रैफिक से मिला उसको। यस सर। तो ऐसा भी होता है कभी, अब तो खैर नहीं होगा क्योंकि अब सब जगह जो कंप्यूटराइज हो गया है। पहले क्या होता था कि पैसा लोग जमा करता था, समझे, और उसको रसीद देता था, रिसिप्ट देता था, और कंप्यूटराइज नहीं रहता था। तो बहुत लोग ऐसे यस सर, अब थे, तो फास्टैग वाला हो गया है। हाँ अब तो फास्टैग हो गया, कि बहुत लोग ऐसे थे कि जिसको ड्यूटी मिल गई कलेक्शन के लिए, है ना, तो अगर 100 रुपया आपने रेंट फिक्स किया है तो वो 50 रुपया दे के भी निकल गया गाड़ी वाला,
कहा कि रिसिप्ट हमको रसीद छोड़ दीजिए, तो वो जो 50 रुपया चला गया उसके पॉकेट में चला गया ना। अब उस पोजीशन में हाँ अगर सर। आप टारगेट रखे हैं कि हम 5 साल में इसका टैक्स वसूल लेंगे, तो स्वाभाविक है कि नहीं वसूलाएगा। उस स्थिति में एक्सटेंड भी किया जाता है, उसको टैक्स को किया जाता था। खैर अब तो ऐसा हो गया है कि आपका फास्ट टैग दे दिया गया है, तो माने आप चोरी नहीं कर सकते, तो कुछ चेंजिंग तो आया है, लेकिन पहले ऐसा होता था। चलो और आगे कुछ किसी को पूछना कि आगे बढ़े? सर मेंटेनेंस वगैरह अगर करना रहता है तो शायद सुनने में आया सर कि कुछ दिन के लिए टैक्स के लिए चालू कर दिया, और जब उतना पैसा इकट्ठा हो गया तो फिर टैक्स बंद कर दिया। वही तो हम कहे कि अगर चूंकि जब वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है ना, तो वो गवर्नमेंट ही कुछ पॉलिसी बना लेती है कि कभी कभी कि जो है कि उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ दिन और उसको आगे बढ़ा करके, जैसे वो हैंड ओवर कर दिया फिर भी अपना ही कुछ पैसा उसमें उस योजना में कुछ दिन टैक्स वसूल करके रख दिया कि इसका मेंटेनेंस में काम आएगा। ऐसी भी बातें होती है, बहुत सी बातें होती है जो पॉलिसी तय करती है गवर्नमेंट कि अगर वो 4 साल जो कंपनी था वो 4 साल तक अपना टोल टैक्स लेकर के चला गया, अब हमको हैंड ओवर किया है, तो हम क्यों नहीं इस टोल टैक्स को थोड़ा दिन तक और रेगुलेट रखें कि कुछ पैसा आ जाएगा, इस फंड में उतना पैसा रहेगा जो उसकी मेंटेनेंस में काम में आएगा। ऐसी भी स्थिति होती है। चलिए आगे अब टेंडर के बारे में बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ गए होंगे? हाँ सर समझ। यस सर समझ गए। टेंडर इज ए रिटेन ऑफर by department and submitted by contractor to execute certain work or supply of specified materials or transport of material at certain rates within a fixed time with term and condition laid down in tender document। जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है। माने टेंडर का डेफिनेशन है कि टेंडर जो है एक रिटेन ऑफर है जो डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसको सबमिट किया जाता है किसी खास काम को करने के लिए एक खास टर्म एंड कंडीशन के साथ। इसमें 2 तरह का टेंडर होते हैं, एक लोकल टेंडर और एक ग्लोबल टेंडर। तो ए लोकल टेंडर इज दैट टेंडर इन विच टेंडर नोटिस इज पब्लिश्ड इन कंट्री मीडिया। ये जो लोकल टेंडर होता है वो आपका जो होता है कि कंट्री के ही मीडिया में उसको दिया जाता है कि न्यूज़पेपर में दे दिए, आप टीवी पर प्रसारण कर लिए, जो लोकल चैनल वगैरह है चाहे नेशनल चैनल है, तो वो आपके कंट्री में ही होता है। The client advertise the tender offer into a local newspaper along with information of proposed works. The local tender may be open tender or table tender as quantum of work. Local tender में जैसे है कि आपको ओपन टेंडर भी हो सकता है, टेबल टेंडर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा क्वांटम ऑफ वर्क पर, कितने का काम है। अगर बहुत छोटे छोटे काम हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव यूनियन को टेबल टेंडर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख का काम अगर है तो उसको टेबल टेंडर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अचानक क्या होता है, कभी कभी किसी नेता का दौरा हो गया, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आपको ब्रैकेटिंग करना है, तो उस समय उसको टेबल टेंडर किया जा सकता है। भले 1 लाख 2 लाख का ही क्यों नहीं हो, लेकिन उस समय उसको हम लोग टेबल टेंडर कर देते हैं। टेबल टेंडर में होता है कि जो ऑथराइज उसके जो ऑफिसर होते हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उसमें बुला करके उसको काम करने के लिए बोल सकते हैं कि आप ये काम को कर दीजिए। और जो ओपन टेंडर हुआ कि जिसको आपको एडवर्टाइज करके आपको निकालना है पेपर में, जब तक उसमें एक से अधिक कॉन्ट्रैक्टर नहीं भाग लेते हैं तब तक वो टेंडर वैलिड नहीं होगा। अगर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर ही उसमें भाग लेता है तो जो है रद्द कर दिया जाएगा टेंडर। ग्लोबल टेंडर क्या होता है कि ये पूरे विश्व में इसका टेंडर निकाला जाता है। A global tender is a that tender in which tender notice is published
internally in all appropriate media website, international press and the national press of the country in which the action is being carried out. माने कि इंटरनेशनल प्रेस का जो अखबार आएगा उसमें भी, मीडिया पर भी, वेबसाइट पर भी, है ना, और यहाँ तक कि आपका जो क्या उसको बोलते हैं, राजदूत जो होता है, एम्बेसी जो होता है दूसरे देश में, उसको भेजा जाता है कि आप वहां निकलवा दीजिए, आप वहां निकलवा दीजिए। इस तरह का उसको पूरी तरह एडवर्टाइज करके वो टेंडर हम लोग निकालते हैं कि वर्ल्ड के किसी भी कोने का कॉन्ट्रैक्टर अगर वो भाग लेना चाहता है तो उसमें भाग ले सकता है। वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए होती है। तो उस टेंडर को हम लोग कहते हैं ग्लोबल टेंडर। In this tender, concerned department also informed the different ministries department, that is Foreign Minister Department, Defense Department, Home Ministry Department। इसमें ये भी होता है कि जब ग्लोबल टेंडर जब आप निकालते हैं तो आपके यहाँ का जो होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है उससे भी पूछना होगा, डिफेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है उससे भी पूछना होगा, फॉरेन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है उससे पूछना होगा। क्योंकि इसमें आपके देश के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, इसमें आपके विदेश के लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो आपको इन सब की भागीदारी जरूरी है। होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट का, फॉरेन मिनिस्टर डिपार्टमेंट का और डिफेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट का कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, इससे आपको कोई खतरा है, किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है, तब ये ग्लोबल टेंडर होता है। Nowadays many potential कंपनीज है जो अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क इन ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। सही बात है कि आजकल बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में काम करने को इच्छुक रहती है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस है, सब जगह पैसा कमाना चाह रहा है। चाइना का है तो वो चाह रहा है कि इंडिया के हम पैसा कमाएं, जापान का है तो वो भी चाह रहा है कि हम पाकिस्तान जाके पैसा कमाएं। इन ग्लोबल टेंडर मेनी क्लाउजेज आर अटैच्ड इन टेंडर नोटिस। चूंकि इसमें बहुत क्लाउजेज लगाए जाते हैं, चूंकि बाहरी व्यक्ति कोई कर रहा है ना, दूसरे देश का, वहां से काफी संख्या में आदमी आएंगे, वर्क करेंगे, तो उसके लिए बहुत से क्लाउजेज इसमें लगाए जाते हैं कि वो हमारे के यहाँ हमारी संप्रभुता पर कोई असर न पड़ जाए। इन टेंडर नोटिस दैट tender many clauses are attached in tender notice, that is geographical restriction, domestic and regional preference if any, spare parts। माने वही सब हो गया कि आपको जो है कि एक जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि आप हमारे यहाँ का फोटो नहीं ले सकते हैं, आप अगर मेरे के यहाँ का कोई डोमेस्टिक या रीजनल प्रेफरेंस है उसका यूज कीजिए, कोई स्पेयर पार्ट्स मिल रहा है उसका यूज कीजिए, है ना। इट इज ऑल्सो सर्कुलेटेड थ्रू द एम्बेसीज ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज। सब जगह के एम्बेसीज को भी भेज दिया जाता है, ग्लोबल टेंडर तब होता है। तो आज तक इतना ही, है ना। उसके बाद टेंडर नोटिस कैसे होता है वो बताएंगे। मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने दें, फिर क्लास लेना है, ठीक है ना। क्या उसका मेन मोटो रहता है कि किसी कंट्री में पैसा कमाना, ठीक है सर। हाँ। बट चाइना है कि मान लीजिए पाकिस्तान में हो गया, भारत में हो गया, वो अधिकार जमाना चाहता है कि वो अपने अधीन, उस कंट्री को अपने अधीन ले आना चाहता है। उसमें तो उसमें सर तो उसका मोटो तो पैसा कमाना नहीं रहा, वो तो उसका उस यानी पाकिस्तान को या तिब्बत या भूटान को अपने अधीन कर लिया, यानी कब्जा कर लिया सर। तो एक ग्लोबल टेंडर के लिए सर डिसएडवांटेज है ना। हाँ देखो, जैसे पाकिस्तान पर अगर चाइना ने ही वर्क करना शुरू किया है पाकिस्तान में, तो बिना पाकिस्तान के अप्रूवल का तो नहीं काम शुरू किया उसने। नहीं सर, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। चाइना की पॉलिसी है कि जिस तरह का उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी है ना, आखिर उसके पास पैसा है तभी इन्वेस्ट कर रहा है दूसरी जगह। आपके यहाँ पैसा नहीं तो आप कहाँ इन्वेस्ट कीजिएगा। उसके पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ तक कि आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, है ना, ये सबको इतना तरह का वो लोन और ये दिए हुए है कि सब उसके अधीन है। बांग्लादेश सबको पैसा जरूरत के अनुसार देता है, तो स्वाभाविक है कि आपके अंडर में हो जाएगा। तो वो अपना इतना विकास कर रहा है, इतना डेवलपमेंट कर रहा है कि आपके यहाँ तो बहुत सारी चीजें आप चाइना वाले यूज कर रहे हो।
और आप यस उसको सर, रोक हाँ भी नहीं सकते हो, इसलिए कि आप उस नहीं कॉस्ट में अगर उस तरह का चीज आप बना के जब तक नहीं देते हो तब तक आप हमें रोकने कैसे कह सकते हो। आज हमारे पास जो मोबाइल है, अगर मान लीजिए कि हमको देसी मोबाइल उसी पैसा उसी क्वालिटी का मिल जाए तो मैं चाइना का मोबाइल क्यों लूं। तो चाइना जो है कि धीरे धीरे उसकी विस्तारवादी नीति है, वो चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान मेरे सटे हुए है तो पाकिस्तान को अपने में घुसा लूं, कुछ प्रांत को ले लूं, है ना, कुछ उसके यस जमीन पर मैं कब्जा करूं, तो उसकी विस्तारवादी नीति है। आप अगर जब तक आप अलाउ उसको किए हुए हैं तब ना ऐसी स्थिति हो गई है। तो ग्लोबल टेंडर में अगर टर्म एंड कंडीशन रहेगा तो अगर नहीं मानेगा तो उसके लिए फिर इंटरनेशनल अदालत भी तो है ना, मैटर उसमें भी जाता है ना। यस मान सर, लीजिए कि दोनों में समझौता हुआ, चाइना नहीं मान रहा है तो इंटरनेशनल अदालत में जाइए, वहां बहुत सारे कंट्री मेंबर होते हैं, सामूहिक कार्रवाई उस पर करेंगे चाइना पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने फॉल्ट है जो आपने चाइना को एंट्री दिया। यस समझे इस सर, बात को। यस ग्लोबल सर, टेंडर समझ गए। हानिकारक ग्लोबल टेंडर नहीं है, बशर्ते कि आप उसका तरीका सही रखिए। चलो बोलो तो 1 से 10 के बीच में कोई है। हाँ सर, Five, ठीक है। Yes, sir. वन सर, वन 1 five, 5 Two, 2, sir. हाँ 2 हो गया, 3 6 सर, हो गया, 3 भी हो 3 गया। हाँ सर हाँ 6 हुआ सर। 3, हाँ 3 भी हुआ, 6 भी हो गया। ठीक है सर। चलो 10